नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट रुपए 4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 2100 तक, कैश डिस्काउंट रुपए 3,000 तक, एक्सचेंज टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, लॉयल्टी टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, कारपोरेट टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 7,500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। शासन के नियमों को ताक पर रखकर इंस्टीट्यूट का किया जा रहा था संचालन। प्रशासनिक अधिकारियों ने संस्थान की क्लासेस को किया सील बंद। अनलॉक प्रक्रिया के दौरान अब तक नहीं मिली है निजी शैक्षणिक संस्थानों को छूट। नगर के केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स स्थित व्यास इंस्टीट्यूट का है मामला। तहसीलदार रामबाबू देवांगन के नेतृत्व में नगर पालिका ने की कार्यवाही। इंस्टीट्यूट के संचालक को दी गई है चेतावनी। झामसिंह धुर्वे की मौत के मामले का नहीं थम रहा मामला। सर्व आदिवासी समाज पुनः बना रहा है आंदोलन की रणनीति। आवेदन निवेदन के बाद अब जेल भरो आंदोलन की बनाई जा रही है रणनीति। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने सर्व आदिवासी समाज की आयोजित हुई बैठक। जिला खाद्य अधिकारी के स्थानांतरण के बाद समाप्त हुई सहकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। हड़ताल को स्थगित करने का संगठन के जिला अध्यक्ष ने किया ऐलान। 7 नवंबर से पुनः कार्यों पर लौटेंगे जिले के सहकारी कर्मचारी। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन की ओर से कोचिंग संस्थानों एवं अन्य शैक्षणिक इंस्टीट्यूट को लेकर अनलॉक प्रक्रिया में कोई राहत नहीं दी गई, जिसके चलते जिले में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों में ताले लटके हुए हैं। लेकिन बालाघाट नगरीय क्षेत्र में हनुमान चौक समीप स्थित केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में संचालित प्रयास इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों को बुलाकर कोचिंग दी जा रही थी, जिसकी जानकारी लगने पर 6 अक्टूबर को तहसीलदार रामबाबू देवांगन के नेतृत्व में नगर पालिका के राजस्व विभाग ने इंस्टीट्यूट में कार्यवाही करते हुए यहां ताला जड़ दिया है और मामले को जांच में लिया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए विगत 22 मार्च के बाद से जिले में कोचिंग संस्थानों एवं अन्य निजी शैक्षणिक इंस्टीट्यूट के संचालन में शासन के द्वारा रोक लगाई गई है, जबकि जारी अनलॉक प्रक्रिया में अब तक कोचिंग संस्थानों और निजी शैक्षणिक इंस्टीट्यूट को राहत नहीं मिली है। लेकिन बालाघाट नगरीय क्षेत्र में हनुमान चौक स्थित केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में प्रयास इंस्टीट्यूट के द्वारा बच्चों को बुलाकर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करवाई जा रही थी, जिसकी जानकारी लगने पर पहले तो प्रशासन के द्वारा इंस्टीट्यूट में संचालित हो रही कक्षाओं की वीडियोग्राफी करवाई गई, जिसके बाद छापेमार कार्यवाही करते हुए इंस्टीट्यूट को सील करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। बता दें कि यहां कोरोना के नियमों के विपरीत एक क्लासरूम में अधिक बच्चों को बैठाकर पढ़ाई करवाई जा रही थी, जिसमें न तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का उपयोग किया जा रहा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां हो रहा था। वीडियोग्राफी के बाद तत्काल ही तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित नगर पालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया सहित नगर पालिका के राजस्व अमले ने इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंचकर मामले की जांच कर तथ्यों की जांच की, जिसमें पाया कि इंस्टीट्यूट में कोरोना नियमों के विपरीत बच्चों को अध्ययन कराया जा रहा था, जिसके बाद तहसीलदार के द्वारा संस्थान को सील करने के निर्देश दिए गए। जबकि इसी तरह केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में संचालित रुद्राक्ष लाइब्रेरी का भी निरीक्षण कर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने उक्त निजी लाइब्रेरी को भी सील करने के निर्देश दिए। मामले में तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि वर्तमान समय में कोचिंग संस्थानों एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों को प्रारंभ करने के लिए शासन की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आई है,
इसके विपरीत केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में प्रयास इंस्टीट्यूट के द्वारा बच्चों को बुलाकर उन्हें कोचिंग दी जा रही थी, जिसके तहत आगामी आदेश तक क्लास को बंद कर दिया गया है और यह निर्देशित किया गया है कि शासन की गाइडलाइन के बाद ही वह अपनी क्लासेस संचालित करें। वहीं इनके द्वारा अन्य किसी और स्थान पर क्लासेस संचालित की जाती हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी अज्ञात सूत्रों से हमको जानकारी मिली थी कि प्रयास इंस्टीट्यूट जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, उनके द्वारा क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। तो हमने अपनी टीम को भेजा और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई और देखने पर समझ में आया कि इनके द्वारा बिना अनुमति के अभी क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। तो उनकी जो क्लास जहाँ पर लगती है उसको आगामी आदेश तक के लिए अभी बंद कर दिया गया है और इन्हें निर्देशित किया गया है कि शासन से जब गाइडलाइन आ जाएगी प्रॉपर तो अपनी क्लासेस को संचालित करें। और अगर इनके द्वारा फिर भी अन्य किसी जगह पर क्लास संचालित की जाती है तो ऐसे के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नक्सली व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में विगत 6 सितंबर को बालसमुंद छत्तीसगढ़ निवासी झाम सिंह धुर्वे की गोली लगने से हुई हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में अब तक मृतक झाम सिंह धुर्वे की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट का खुलासा न किए जाने से सर्व आदिवासी समाज में आक्रोश पनप रहा है, जिसको लेकर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा सामाजिक बैठक कर पुनः शासन प्रशासन को घेरने की तैयारी की जा रही है। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों की माने तो उन्होंने अपने आंदोलन में आवेदन निवेदन का रास्ता अपना लिया है, लेकिन अब दनादन की बारी है। बता दें कि नक्सली घटना के द्वारा मृतक झाम सिंह धुर्वे की मौत के मामले में न्यायिक जांच की जा रही है, लेकिन न्यायिक जांच रिपोर्ट में अब तक खुलासा न किए जाने से आदिवासी समाज में काफी आक्रोश शासन प्रशासन के प्रति दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा लगातार समाज को एकजुट कर आंदोलन की रूपरेखा बनाने में लगा हुआ है। 6 अक्टूबर को भी नगर के रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में सर्व आदिवासी समाज की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के दौरान उपस्थित आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि झाम सिंह हत्याकांड के मामले को विगत 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मामले की जांच रिपोर्ट का सामने न आ पाना आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने बताया कि मामले की शासन के द्वारा न्यायिक जांच कराई जा रही है, लेकिन इतने दिनों में जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। जांच रिपोर्ट के सामने आने में हो रही देरी को देखकर ये लगता है कि शासन और प्रशासन नहीं चाहता है कि मामले की स्पष्ट जानकारी समाज तक पहुंचे। प्रशासन के द्वारा लगातार ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है ताकि वो जांच से बच सके और दोषियों को बचाया जा सके, लेकिन सर्व आदिवासी समाज इतनी आसानी से मामले को दबने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि विगत 2 बार समाज की ओर से शासन प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब उग्र आंदोलन सहित जेल भरो आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी, जिसको लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कोराम ने बताया कि फिलहाल आंदोलन की तिथि नियत नहीं है, लेकिन तिथि के तय होने के बाद पुरजोर तरीके से जांच रिपोर्ट के खुलासे के लिए मांग की जाएगी। झाम सिंह हत्याकांड को लेकर ही है, जिसकी अभी तक शासन ने किसी प्रकार की हमें जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है और इतना डिले होने के कारण ऐसा लग रहा है कि प्रशासन भी नहीं चाह रहा है कि इस केस को एक स्पष्ट रूप से सामने लाए। वो कहीं ना कहीं ढुलमुल का रवैया अपना रहा है ताकि ये जांच से वो बच सकें, क्योंकि इसमें जब नक्सली कहने के बाद में अगर वो नक्सली न पाया गया है तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन का इसमें हाथ रहा होगा, जिससे बचने के लिए आज तक ये हमें जांच रिपोर्ट मिली नहीं है। और हमने जिस प्रकार से जो आंदोलन की बात कही थी कि सड़कों पे आकर या जेल भरो की जो थीम पे हमें आंदोलन करना है, बस ये इसी की हमारी रणनीति एक बन रही है। कब आंदोलन किया जाएगा, क्या तारीख? आंदोलन का अभी निश्चित तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी हमारे बैठकों का दौर चलते रहेगा, क्योंकि हमारी भी एक रणनीति तय करनी है हमें कि किस प्रकार से हमें आंदोलन उग्र आंदोलन को हम अंजाम देंगे। इसलिए अभी डेट कोई फिक्स हुई नहीं है। एक बात ये भी देखनी आ रही कि जो न्यायिक जांच चल रही है जी, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई कि 1 माह का समय होता है, लेकिन काफ़ी डिले हो चुका है जांच। इसी से तो कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन और सरकार आदिवासियों के प्रति संवेदनशील होता ही नहीं है। इसी बात को हम कहना चाहते हैं कि हम भी एक इस देश के नागरिक हैं, हमें भी संवैधानिक अधिकार उतना ही प्राप्त है जितना दूसरों को हैं। दूसरों में जो घटनाएं होती हैं वो बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, लेकिन हम आदिवासियों को इतना इस तरह से जो
रणनीति अपनाती है सरकार या प्रशासन, उसी के ऊपर हम एक सवाल उठाते हैं कि वे संवेदनशील नहीं है हमारे प्रति। बैठक में उपस्थित सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी द्रोप किशोर मरावी ने बताया कि झामसिंह धुर्वे की मौत को लेकर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा 15 सितंबर और 15 अक्टूबर को आंदोलन किया गया था, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि आवेदन, निवेदन और दनादन, इसका मतलब साफ है 15 सितंबर को हमने आवेदन किया, 15 अक्टूबर को निवेदन किया और अब दनादन की बारी है, जिसमें अब न्याय दो या जेल दो के तहत आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। आज जो जिला मुख्यालय में सर्व आदिवासी समाज संगठन की जो बैठक है, स्वर्गीय झामसिंह धुर्वे जी की जो हत्या 6 सितंबर को हुई थी, उस विषय में सर्व आदिवासी समाज संगठन ने जो आंदोलन 15 सितंबर और 15 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में किया और उसमें आज तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके से संतोषजनक उत्तर या कार्रवाई नहीं हो पाई, उसके संदर्भ में हम नई रणनीति पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। क्या रणनीति बनाएंगे, कब आंदोलन किया जाएगा? हमने पहले जैसे 15 अक्टूबर को कहा था कि आवेदन और निवेदन और दनादन की बात हमने करी थी, तो हमारा निवेदन 15 सितंबर को हुआ, आवेदन भी 15 अक्टूबर को हुआ। अब हमारा जो आगामी रणनीति है समाज की, वो न्याय दो या जेल दो की तर्ज पर हम लोग हमारी संगठन आगे आंदोलन करेंगे। 2 नवंबर से प्रारंभ हुई सहकारी कर्मचारियों महासंघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 6 नवंबर को समाप्त कर दी गई। ज्ञात हो कि संगठन की प्रमुख मांग के निराकरण होने के बाद संगठन के द्वारा हर्ष व्यक्त करते हुए हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते अब 7 नवंबर से जिले में संचालित होने वाली 128 सहकारी समितियों में भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जिला खाद्य अधिकारी एच.एस. चौधरी के बयान के बाद जिले के सहकारी कर्मचारियों ने जिला खाद्य अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की थी, जिसमें सहकारी कर्मचारी महासंघ के द्वारा जिला खाद्य अधिकारी के स्थानांतरण की मांग की जा रही थी। इसके अतिरिक्त अन्य मांगों को लेकर भी सहकारी कर्मचारी शासन प्रशासन के खिलाफ 2 नवंबर से डटे हुए थे, जिसके चलते जिले के 128 सहकारी समितियों में कामकाज ठप पड़ा हुआ था। इसी बीच 4 नवंबर को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर दीपक आर्य और सहकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई, जिसमें सहकारी कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हुए जिला खाद्य अधिकारी के स्थानांतरण की मांग की, जिसके बाद प्रशासनिक पहल के बाद आखिरकार 4 नवंबर को ही प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा आदेश जारी कर जिला खाद्य अधिकारी एच.एस. चौधरी का स्थानांतरण करते हुए उन्हें भोपाल संचालनालय खाद्य बुलाया गया है, जबकि उनके स्थान पर जिला खाद्य अधिकारी खरगोन नुजहत बानो बकई को बालाघाट जिला भेजा गया है। शासन के द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रति हाथ लगने के बाद सहकारी कर्मचारियों में हर्ष की स्थिति देखी गई। इस दौरान 6 नवंबर को संगठन के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने इसे संगठन की जीत बताते हुए जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया, जिसके तहत 7 नवंबर से पुनः जिले की 128 सहकारी समितियों में कामकाज प्रारंभ हो जाएगा। हमारी विगत दिनांकों से ये हड़ताल अनवरत जारी थी, जो उक्त 4 बिंदुओं पे 4 मांगे थी हमारी। 4 सूत्री मांगों का हमने ज्ञापन सौंपा था माननीय कलेक्टर महोदय को, और मैं तो आज ये बात तो कहना चाहता हूँ, आज एक बालाघाट जिले के यूनियन को, एक छोटे से सहकारिता समिति कर्मचारी आंदोलन को यदि उच्च स्तर पर और शासन तक यदि कोई बात को पहुंचाई है, मैं तो सारे मीडिया साथी को अपने पूरे सहकारिता परिवार की ओर से आपको और आपके सब परिवार को दीपावली पूर्व में एक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन और मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके ही माध्यम से हमारी जो उक्त जो मांगे हैं, जिनको शासन ने सुना है और हमें उसका परिणाम मिला है। भाई साहब, हम विगत कई दिनों से जिस बात का प्रयासरत थे और बीच में आपके संज्ञान में भी आई थी, बहुत प्रेस वार्ता, पेपर वार्ता भी होते रही हैं,
जिनका मुख्य रूप से हमारी जो डिमांड थी, हमारी कर्मचारियों की कोई डिमांड नहीं थी। हमने शासन को ये दिखाया कि हम आपने सेल्फ उसके लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिन समितियों में हम काम कर रहे हैं उसकी हमारी डिमांड थी। 4 सूत्रीय हमने जो काम किया उसका पैसा हमको लेनदारी थी, वो नहीं करा रहे हो तो फिर आप दूसरों से काम कैसे कराएंगे? ये तो फिर 23 सेंटर हम जो विगत सालों से कई सालों से काम करते आ रहे थे और 23 सेंटर हमसे छीन लिए गए और वो छीन लिए गए और स्व सहायता समूह आजीविका मिशन को देने का निर्णय पारित कर लिया गया। तब इस बात का बड़ा खेद हुआ और ये एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए खाद्य आपूर्ति अधिकारी जिससे जिले का संचालन चलता है, जिसका पीडीएस की दुकान है, हमारी समितियाँ 126 समितियाँ ही उसका संचालन करती है और उन्हीं को तुम भ्रष्टाचार कह करके इस बात को आरोपित करते हो। ये बात हमें अच्छा नहीं लग पाया। इस बात को हमने इस उद्देश्य में लिया और साथ ही हमने तो लिया और इस भ्रष्टाचारी वाली भाषा को हमारे पूरे प्रदेश यूनियन ने लिया और प्रदेश के सारे कर्मचारियों ने लेकर के अपनी मांग, इस हमारी बालाघाट की मांग को पूरे प्रदेश के सारे 52 जिलों ने अपनी मांग में स्वीकार किया और सारे लोगों के अथक प्रयास से आज जो उस खाद्य आपूर्ति अधिकारी का भोपाल संचालनालय भोपाल के लिए उनका ट्रांसफ़र हो गया और खरगोन से मेरे ख्याल से कोई वानों आई हैं, वो खाद्य आपूर्ति यहाँ की बनी। तो ये बड़ा एक हमारे लिए हमने एक सार्थक परिणाम। 6 अक्टूबर को खैरलांजी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिंडेकार के ग्रामीणों ने ग्राम में मनरेगा द्वारा निर्मित शांतिधाम मार्ग पर नवनिर्मित पुल की गुणवत्ता की जांच किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेकर पहुंचे सुधीर अटराहे ने बताया कि ग्राम पंचायत पिंड के पार में वर्ष 2019-20 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत शांतिधाम मार्ग पर नवनिर्मित पुल का निर्माण कराया गया था, जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि 14,79,000 की लागत से बने इस पुल का निर्माण हुए अब भी 6 महीने नहीं बीते हैं, लेकिन पुल जर्जर हो चुका है, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत में की गई, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन पुल की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। सर, समस्या ये है कि हमारे ग्राम पिंड के पार में एक पुल बनाया गया था जहाँ से शांतिधाम के लिए रास्ता जाती है। सर, वो पुल की जो क्वालिटी है एकदम ही ख़राब है। उसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवाने के लिए हम लोग ने यहाँ कंप्लेन की है। वो पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया है आज। उसकी लागत सर 14,79,000 रुपये ऐसी समथिंग थी सर। और ये शिकायत हमने पंचायत में की इसके बारे में, तो बोले ठीक है, बोले कर देंगे, बोले रिपेयर। कब पंचायत में शिकायत की थी? सर ये किए थे हमने 3 तारीख को, यही महीने। जी सर। और पुल निर्माण कब हुआ था? सर ये 6 महीने पहले निर्माण हुआ। 6 महीने पहले जी। कितना बड़ा पुल है? सर ये है 50 फीट शायद लंबा है। 60 फीट। तो क्या पूरा जर्जर स्थिति में है क्या वो? हाँ सर, पूरा मतलब एक साइड से पूरा बेंड हो गया है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप इसमें? सर इसमें चाहते हैं हम कि जो ऊपर में जो छत बनाई है उसकी 24 बाई 24 की छत है वो, जो कि सर बहुत ही मतलब लो क्वालिटी। हमने उसको खोद के देखे तो वहाँ से मिट्टियाँ निकल रही थी सर। खोदे नहीं, वो टूटा। जांच कराने की मांग करते हैं। हाँ, जांच करवाने की, गुणवत्ता की जांच करवाना चाहते हैं हम लोग। मतलब जो सर वो जीसीबी से दबा था। इस दौरान ग्रामीणों में विशाल नगपुरे, लोकेश अटराहे, रविंद्र अटराहे, आकाश बिरनवार, सुधीर अटराहे, प्रकाश डोहरे, जितेंद्र वीरेंद्र बिसेन, परमानंद दमाहे सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। द रीमंड शॉप, रीमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रीमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। टैक्स की दरों में वृद्धि करने के बाद अब वारासिनी नगर पालिका के सामने नई आफत आ गई है।
वेतन न मिलने से नाराज नगरपालिका के कर्मियों ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है, जिसके चलते नगरपालिका क्षेत्र में अब सफाई व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं में विराम सा लग गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह वारासिवनी नगरपालिका के सभी विभागों के कर्मियों द्वारा काम करने के पश्चात दोपहर 2 बजे के बाद नगरपालिका गेट के सामने वेतन न मिलने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल पिछले 5 माह से नगरपालिका के सभी विभागों के कर्मियों को वेतन न मिलने से कर्मी आक्रोशित हैं, जिसके चलते शुक्रवार को सफाई कर्मियों सहित अन्य नगरपालिका कर्मियों ने दोपहर 2 बजे तक काम किया, लेकिन 2 बजे के बाद वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान कर दिया। गौरतलब है कि वारासिवनी नगरपालिका में लगभग 400 से भी अधिक सभी विभागों के कर्मचारी तैनात हैं, जिन्हें लगभग 5 माह से पालिका प्रशासन द्वारा वेतन के नाम पर केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। वहीं सारे कर्मचारी बेहद ही परेशान हैं, जिसके चलते सभी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का आह्वान कर दिया। 10 साल से काम कर रहा है आदमी, कचरा उठाता है यहाँ पे, और हम लोगों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं हुई है। अभी त्यौहार है अभी 2 दिन बाद, और 5 महीने से तनख्वाह नहीं हुई है। कर्जे वाले हमारे घर पे आ रहे हैं, कपड़े लत्ते लेना है, लड़के बच्चे के कपड़े लत्ते लेना है। बहुत परेशान है जी, 5 महीने से तनख्वाह नहीं हुई है। क्या कहना सीएमओ साहब को? क्या कहना? सीएमओ साहब को बोलते तनख्वाह दो तो बोलते कि बंद कर देंगे, अब भी बोल दिए कि बंद कर देंगे करके। कितने महीने का वेतन बाकी आपका? 5 महीने का बाकी है, लेकिन त्यौहार है तो 2 महीने का तो भी कर दे। तो क्या कहते सीएमओ साहब तब? सीएमओ साहब बोलते कि अगर काम पे नहीं जाओगे तो बंद कर देंगे। तनख्वाह देंगे कि नहीं देंगे? 1 महीने की दे रहे, 1 महीने की नहीं होना, 2 महीने की होना। 2 महीने की चाहिए। ऐसे कितने लोग जो हड़ताल पर जा रहे हैं? ये हमारे पूरे सफाई कर्मचारी है और पूरे विभाग की जा रही है? पूरे विभाग, हाँ पूरे विभाग जा रहे हैं। आपको बता दें कि जल विभाग व सफाई विभाग ने 1 दिवसीय वेतन न मिलने के कारण हड़ताल की थी। तब नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल व नगरपालिका सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने हड़ताल कर रहे सभी विभागों को जल्द वेतन दिए जाने को कहा था, और सभी विभागों को लगभग 2 माह का वेतन दिया गया था, जिसके बाद हड़ताल कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। लेकिन नगरपालिका में वेतन की समस्या को सुलझाया नहीं जा सका है। सफाई कर्मी माधुरी ने बताया कि हमको लगभग 5 माह से वेतन नहीं मिला है। सीएमओ सर से इस विषय में बात करते हैं तो वह सीधे जवाब नहीं देते, बोलते हैं कि 1 माह का पेमेंट आपको मिल जाएगा। त्योहारों को देखते हुए हमको लगभग 2 माह का वेतन मिलना चाहिए। माधुरी मानंदे। आप किस विभाग में कार्यरत है? ये कर्मचारी नगर पालिका। किस कारणों से आज आप हड़ताल पर बैठे? ये तनख्वाह नहीं मिल रही है, 5 महीने हो गए। हाँ, तो हम लोग कैसा करेंगे, क्या करेंगे? सीमो को बोलो तो सीमो बोलता है कि 1 महीने की लोग भी बाद में देखेंगे कर का। फिर भी वो बात का आता च नहीं, उसका तनख्वाह होती च नहीं है। कैसा करना चाहिए? कर्जे वाले हमको बोलते हैं, बाल बच्चे छोटे छोटे, तो क्या दीपावली में कपड़े लेके लिपा पोताई करे कि किसी का लेन देन करे कि क्या करे? क्या करना चाहिए? आपने सीएमओ साहब से बात करेंगे? चर्चा करे थे हम लोग ने सीएमओ साहब को। सीएमओ साहब बोलता है अभी देखेंगे बोलता है, उसके अलावा उसकी बढ़ती सी नहीं है। एरेस के लिए भी बोले तो एरेस के लिए भी ऐसा बोलता है, एरेस ले लो तो या पेमेंट नहीं लो बोलता, 5-5 महीना हो जाता है। तो करे तो क्या करे? कब तक बैठे आप लोग हड़ताल पर? हम लोग आज सवेरे ड्यूटी पे गए थे, 3 बजे से हम लोग बैठ रहे। जब तक हमारे से बात नहीं करेगा, जब तक हमको निर्णय नहीं बताएगा कि मैं कब तक पूरी नहीं करेगा, तनख्वाह देगा नहीं, जब तक हम तो काम पे जाएंगे। कितने माह की तनख्वाह आपको मिलना है अभी? 5 महीने, ये 5वां महीना चालू, 4 महीने का पूरा मिलने का बाकी है, 5वां चालू है। अच्छा, सीएमओ साहब का कहना है कि अगर जो कल से काम में नहीं आएगा उसको हम निकाल देंगे। ऐसा कैसे निकालेंगे वो? ऐसे कैसे निकालेंगे वो? नगरपालिका कर्मी कलाबाई ने बताया कि मैं नगरपालिका में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत हूं। हमें लगभग 5 माह से वेतन नहीं मिला है। पिछले माह हमको 1 माह का वेतन दिया गया था, तभी हमने 2 माह के वेतन की मांग की थी, मगर हमें आश्वासन दिया था कि दीपावली के पहले हम आपको 2 माह का वेतन दे देंगे। अब सीएमओ सर से बात किए तो बोलते हैं कि अभी 1 माह का वेतन ले लो, ठेकेदारों को करते हैं पहले पेमेंट, जो गलत है। हमको 2 माह का वेतन मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो आज से नगरपालिका के गेट में तालाबंदी करेंगे। 60 साल होते आ रहे। किस विभाग में आप? सफाई पर। सफाई विभाग में। आज आप हड़ताल पर बैठे, किस कारणों से? तनख्वाह नहीं दे रहा है। कौन? सीएमओ। क्या बोलते हैं? आपने चर्चा की होंगी इस विषय में? चर्चा किए थे, हमने पहले बोले थे 1 महीने की अभी ले लो, पैसा नहीं है। हमने बोले अभी ले लो, बस दिवाली में हम 2 महीने की लेंगे, तो बोले हाँ ठीक है, और अब 1 महीने की दे रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो हड़ताल पर बैठे? यहाँ तो पूरी नगर पालिका है। कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक वो हमसे बात नहीं करेगा।
अभी कहा सीएमओ साहब कहा आपने चर्चा की होगी, फोन में बात हमको पता ही नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे हो। कभी बात ही नहीं सीएमओ? नहीं, हमारे से बात ही नहीं हुई सीएमओ से। कितने माह से तनख्वाह नहीं मिली आपको? ये 5वां चालू हो गया। मामले में जब नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम चौधरी से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अभी पालिका में बजट नहीं है, इसलिए सभी विभागों को 1 माह वेतन सोमवार को दिया जाएगा। इनकी मांग है कि हमें कम से कम 2 माह का वेतन दिया जाए। अगर जो भी कर्मचारी काम पर नहीं आएगा उसे काम से निकाल दिया जाएगा। 5 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 13 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 16 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 5 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2107 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2011 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 74 मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जबकि अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 203 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 नवंबर को बालाघाट जिले के 13 कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में कटंगी तहसील के ग्राम अगासी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 2 कटंगी का 1 मरीज, बालाघाट तहसील के ग्राम टाकाबर्रा का 1 मरीज, खैरलांजी तहसील के ग्राम नवे गांव के 2 मरीज, सालेटेका का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम जबरटोला का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम परसवाड़ा का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 7 मरारी मोहल्ला का 1 मरीज, वार्ड नंबर 30 सरस्वती नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 1 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी का 1 मरीज और वार्ड नंबर 11 कोसमी का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट बैहर और लांजी में 575 बेड और आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 6 नवंबर को दोपहर 1 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 39 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन युक्त आईसीयू बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं। 60 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 814 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 38,445 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 34,617 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रत्येक शुक्रवार को खैरलांजी जनसंपर्क कार्यालय में लगने वाला जनता दरबार में खैरलांजी विधानसभा की ग्रामों से लोग खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक माननीय प्रदीप जायसवाल के समक्ष विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। समस्या लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने विधायक माननीय प्रदीप जायसवाल को प्रधानमंत्री आवास में लाभ नहीं मिलने की समस्या सुनाई। मोवाड़ के किसानों द्वारा बाढ़ आने पर फसलों की हुई नुकसानी का अब तक अधिकारियों द्वारा सर्वे नहीं किए जाने और मुआवजे की राशि अब तक नहीं मिलने की समस्या से अवगत कराया। वहीं पिछले शुक्रवार को जनता दरबार के दौरान खैरलांजी के व्यापारियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर स्थानीय साप्ताहिक बाजार को प्रारंभ करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद विधायक प्रदीप जायसवाल के प्रयासों से बाजार प्रारंभ हो गया, जिसके लिए समस्त व्यापारियों ने विधायक प्रदीप जायसवाल का आभार व्यक्त किया। विदित हो कि विधायक प्रदीप जायसवाल अब जनता दरबार के माध्यम से सीधे जनता की समस्या सुनने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जनता से सीधा संपर्क हो सके और उनकी समस्या का निराकरण 1 माह के भीतर हो सके। इसके साथ ही क्षेत्र की जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्रीय समस्या से वे अवगत हो सकें और जनता की समस्या से अवगत होकर उसका निराकरण कर सकें। जनता दरबार के दौरान वरिष्ठ नेता फेकनलाल डोहरे, संतोष आड़े, नंदलाल परिहार, डॉक्टर डिलेंद्र पघरे, विक्की लिल्हारे, संजय दमाही सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने 6 नवंबर को वारासिवनी एवं लालबर्रा का भ्रमण कर तहसील कार्यालय एवं दीपावली त्योहार के अवसर पर लगने वाली फटाखा दुकानों के लिए चिन्हित स्थलों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए फीवर क्लिनिक का निरीक्षण किया। इस दौरान वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह भी मौजूद थे। अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने तहसील कार्यालय वारासिवनी के निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति को देखा और अविवादित सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। वारासिवनी में फटाखा दुकानों के लिए चयनित स्थल क्लब ग्राउंड, एफसीआई ग्राउंड एवं लालबर्रा के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान के निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकानों में बिजली प्रदाय एवं सुरक्षा के उपायों को देखा और निर्देशित किया कि फटाखा दुकानों में आग लगने जैसी दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होना चाहिए।
वारासिवनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए बनाए गए फीवर क्लिनिक के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शासन के नियमों को ताक पर रखकर इंस्टीट्यूट का किया जा रहा था संचालन। प्रशासनिक अधिकारियों ने संस्थान की क्लासेस को किया सील बंद। अनलॉक प्रक्रिया के दौरान अब तक नहीं मिली है निजी शैक्षणिक संस्थानों को छूट। नगर के केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स स्थित प्रयास इंस्टीट्यूट का है मामला। तहसीलदार रामबाबू देवांगन के नेतृत्व में नगर पालिका ने की कार्यवाही। इंस्टीट्यूट के संचालक को दी गई है चेतावनी। झामसिंह धुर्वे की मौत के मामले का नहीं थम रहा मामला। सर्व आदिवासी समाज पुनः बना रहा है आंदोलन की रणनीति। आवेदन निवेदन के बाद अब जेल भरो आंदोलन की बनाई जा रही है रणनीति। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने सर्व आदिवासी समाज की आयोजित हुई बैठक। जिला खाद्य अधिकारी के स्थानांतरण के बाद समाप्त हुई सहकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। हड़ताल को स्थगित करने का संगठन के जिला अध्यक्ष ने किया ऐलान। 7 नवंबर से पुनः कार्यों पर लौटेंगे जिले के सहकारी कर्मचारी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।